वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। स्टूडेंट्स, polytechhub.com मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और मेरा जो ऑनलाइन कोर्स ऐप है उसका नाम है पॉलीटेक हब। उसमें .com लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब कि पॉलीटेक हब है ना। पॉलीटेक हब मतलब कि जस्ट इतना ही पार्ट, राइट। स्टूडेंट्स, ये तो रही प्रचार प्रसार की बातें हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में। बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में इससे पहले जो हम लोगों ने सेशन किया था उसमें हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग में यूज होने वाला डिफरेंट जो पार्ट्स होता है उसके साइन के बारे में चर्चा किए थे, है ना। कन्वेंशन के बारे में चर्चा किए थे कि आखिरकार बिल्डिंग में यूज होने वाला जो ब्रिक होगा, तो अगर हम ब्रिक का ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें उसका साइन कैसा होगा। अगर आरसीसी यूज हो रहा है तो उस आरसीसी का साइन क्या होगा। आरसीसी मतलब कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब कि जो स्टील वाला अगर कोई कंक्रीट है जिसमें रॉड हम प्रोवाइड किए हुए हैं तो उसको हम आरसीसी बोलते हैं। तो उस प्रकार का कोई कंक्रीट यूज हो रहा है तो उसका साइन क्या होगा। अदरवाइज अगर कंक्रीट में हम स्टील का प्रोविजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सैंड है, कोर्स एग्रीगेट है ना, वाटर है और सीमेंट है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें आती हैं उससे मिलने वाला जो मिक्सर आता है उसको हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, राइट, पीसीसी। तो डिफरेंट सेक्शंस के बारे में मैंने देखा था। टिम्बर का साइन क्या होता है उसके बारे में देखा था थोड़ा सा। अगर हम इसको राइट करें तो अगर टिम्बर का साइन देखना चाहे तो ऐसे ऐसे कर दिए थे, है ना, और ऐसे ऐसे करके और ये ऐसे। तो ये किसका साइन मिल गया था हमको स्टूडेंट्स? टिम्बर का साइन मिल गया था। तो इस प्रकार से डिफरेंट बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं उसका साइन कन्वेंशन हम लोगों ने देखा था। स्टूडेंट्स, ड्राइंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, बिल्डिंग ड्राइंग खास करके बारे में बात किया जाए तो इसमें थ्योरी बहुत कम होता है, मतलब कि थियोरेटिकल पार्ट जो होती है बहुत कम होती है। अभी हम जब भी आपको पढ़ाएंगे वो थियोरेटिकल पार्ट एक मन ग्रंथ कहानी है। क्या है? एक मात्र मन ग्रंथ कहानी है। स्टूडेंट्स, जो ड्राइंग बनता है वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या बताता है कि बिल्डिंग कैसे बैठाना है, कैसे रखना है, बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करवाना है, ठीक है। लेकिन उस ड्राइंग को बनाते वक्त, है ना, उस ड्राइंग को बनाने से पहले बहुत सारा प्लानिंग किया जाता है कि हाँ, अगर मेरा जो प्लॉट है वो अगर स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर साइज का प्लॉट है तो उसमें कैसा बिल्डिंग बनेगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसमें कैसा बिल्डिंग बनेगा, सर्कुलर प्लॉट है तो उसमें कैसा बिल्डिंग बनेगा। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट इज कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, है ना। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले लेक्चर में तो हम लोग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे वेरियस प्लानिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, है ना, कि अगर बिल्डिंग को प्लानिंग किया जाता है तो उसका बहुत सारा जो एक तरीके से खाका है, वो खाका क्या है, किस हिरार्की के माध्यम से बिल्डिंग का प्लानिंग किया जाता है ना। कोई ना कोई तो बेसिक बुनियाद होगा जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, अगर स्क्वायर साइज का प्लॉट होगा तो स्क्वायर ही बिल्डिंग बनाएंगे, अगर रेक्टेंगुलर साइज का प्लॉट होगा तो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग बनाएंगे। ऐसा कुछ तो उसका एक बेसिस होगा, आधार होगा जिस पर हम ऐसा काम करेंगे, है ना। तो वो आधार जिस पर हम लोग किसी विशेष प्रकार का बिल्डिंग बनाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्लानिंग प्रिंसिपल्स, है ना। अगर प्लानिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया जाए तो इसका डिफिनीशन क्या था, अगर बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में विशेषकर बात करें तो, है ना, बिल्डिंग प्लानिंग में। अच्छा, बिल्डिंग प्लानिंग जो वर्ड लिखा हुआ है, इस बिल्डिंग प्लानिंग में वर्ड सिर्फ अगर प्लानिंग को चर्चा किया जाए तो थोड़ा इसके बारे में क्या जानते हैं क्या? देखिए, प्लानिंग की किसी भी चीज़ का होता है क्या, जैसे मान लीजिए आपको अपने शहर में, है ना, अपने शहर में ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज करवाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों, अपने जो शहर के जो भी है मेयर होंगे या फिर जो भी शहर के बड़े बड़े अथॉरिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उससे आप जाके मिलेंगे। जो भी उसका पार्टिसिपेंट होंगे उनसे आप जाके मिलेंगे और उनसे बोलेंगे कि आप अगर ये ऑर्केस्ट्रा करवाना है तो इस शहर के फलाने कोने पर होना चाहिए, इस शहर के फलाने जगह पर होना चाहिए, स्टेडियम में होना चाहिए। ऐसी बात की चर्चा आप लोग आपस में करते हैं, मतलब कार्यक्रम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं अपने आपस में, है ना। बहुत सारे पर्सन्स का जो माइंड होता है एक अपना थॉट देता है और उस थॉट से क्रिएट होने के बाद एक नया बिल्डअप बनता है और वहाँ पर जाके हम लोग ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं, राइट।
तो स्टूडेंट्स सेम बात होती है बिल्डिंग प्लानिंग में। क्या सिर्फ अभी प्लानिंग की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको कंस्ट्रक्ट करवाना है ना, तो उसका प्लानिंग इसी बात को रेफर करता है कि वो स्ट्रक्चर किस सीक्वेंस में जाएगा, मतलब कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या कार्यक्रम है, दैट इज द प्लानिंग। यही इसी को प्लानिंग बोलते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पर अगर प्लानिंग के बारे में कहा जा सकता है क्या, प्लानिंग इज द, है ना, सेट ऑफ थॉट्स। प्लानिंग क्या होता है, सेट ऑफ थॉट्स होता है विच इज रिक्वायर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, है ना। प्लानिंग क्या होता है, सेट ऑफ थॉट्स होता है जो कि जरूरत पड़ता है किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब हो गया कि आप यहाँ पर बिल्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो बिल्डिंग के बारे में हो जाएगा, मशीन के अगर बारे में चर्चा करेंगे तो मशीन के बारे में हो जाएगा, कहीं भी जाना है, ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज करवाना है, फिल्म देखने जाना है, सब के बारे में प्लानिंग हो सकता है। लेकिन अगर हम बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग प्लानिंग पर होना चाहिए। और अगर बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में बात किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, कि उसका जो वर्क होगा किस सीक्वेंस में होगा, वर्क होने के लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, वर्क कहाँ पर करवाना है, कहाँ पर वर्क करवाएंगे कि मेरा जो सिस्टम होगा बहुत इफेक्टिव होगा। वैसे मान चलो आप हमको ताज होटल बनवाना है, एक नई ताज होटल, है ना, ताज होटल बनवाना है, या फिर मान चलो हमको एक लाल किला बनवाना है, नया लाल किला, है ना। तो हम ऐसा जगह खोजेंगे ना जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते होंगे, ऐसा जगह खोजेंगे जहाँ क्या होगी, उस विशेष रिसोर्सेस का, उस विशेष संसाधन का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज हो पाएगा, है ना। तो इस पर कहने का मतलब ये हुआ कि प्लानिंग वो चीज़ होगी, एंड बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में खासकर बात किया जाए तो जो ऐसा सेटअप थॉट्स होगा जो कि बिल्डिंग के मोर एंड मोर यूज को बनाएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज बनाएगा बिल्डिंग का, तो उसको क्या कहेंगे, बिल्डिंग प्लानिंग कहेंगे, है ना। और बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में लिखा गया है जैसा कि इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ और यूनिट्स ऑफ ए बिल्डिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड होमोजेनियस स्ट्रक्चर टू मीट इट्स फंक्शनल पर्पस। स्टूडेंट्स, ए होमोजेनियस स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या हुआ, इसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद मीनिंगफुल का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं। यहाँ जो कीवर्ड आ रहा है होमोजेनियस स्ट्रक्चर आ रहा है, इस पूरी बात का अगर मतलब देखा जाए तो यही कहता है कि प्लानिंग, बिल्डिंग का जो प्लानिंग होता है वो क्या होता है, बिल्डिंग के डिफरेंट यूनिट्स का एक अरेंजमेंट होता है ना, ताकि उस विशेष प्रकार का होल कंस्ट्रक्शन का एक मीनिंगफुल मतलब आए, है ना, एक मीनिंग आए, है ना, और उसका एक मीनिंगफुल यूज हो सके। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट्स होमोजीनियस स्ट्रक्चर की, तो थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर के बारे में, मतलब कि अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हों तो समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना। तो समांग मिश्रण वो होता था, यानी कि होमोजीनियस मिक्सर वो होता था जिसमें क्या होता था कि जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो सब जगह इक्वल होता था, है ना। और विसमांग यानी कि नॉन होमोजीनियस मिक्सचर वो होता था जिसमें पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहता था, है ना। तो अगर बिल्डिंग के बारे में चर्चा किया जाए तो होमोजीनियस स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर जिस सीक्वेंस में बना हुआ है उसी सीक्वेंस में बना होना चाहिए, है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक घर यहाँ बना देंगे और दूसरा घर यहाँ बना देंगे, एक घर यहाँ बनाएंगे दूसरा घर यहाँ बना देंगे, गलत बात हो जाएगी। एक घर यहाँ बनाएंगे दूसरा घर क्या करेंगे, इससे सीक्वेंस में बनाएंगे, है ना। दिस इज द टाइप ऑफ होमोजेनियस स्ट्रक्चर, है ना। अब मान चलिए 6 प्रकार के 6 घर बनाने थे, हमने एक घर यहाँ बना दिया, है ना, एक घर यहाँ बना दिया, 2 3 4 5, है ना, और एक बीच में यहाँ बना दिया 6। दिस इज नॉट ए ट्रू मैनर। तो इस प्रकार के जो अरेंजमेंट होगा उसको होमोजेनियस बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्या बिल्डिंग प्लानिंग वो चीज़ है जो कि बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अरेंज करवाने का काम करता है। ठीक है, वो इस मैनर में अरेंज करवाने का काम करता है ताकि उसका कोई ना कोई मीनिंग हो सके। ठीक, तो अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए प्लानिंग की बारे में बात किया जाए तो प्लानिंग किस चीज़ से प्रभावित होगा, मतलब कि कौन सी ऐसी, है ना, क्लेमिटीज़ है जिससे होने वाला क्या होगा कि मेरा बिल्डिंग प्लानिंग प्रभावित होगा।
तो बिल्डिंग का जो प्लानिंग होता है इन सारे चीज़ों से इफेक्ट होता है, ये और ये। तो पहला कहता है फंक्शन ऑफ बिल्डिंग। जैसे मान के चलो आप किसी बिल्डिंग का प्लानिंग कर रहे हो और वो बिल्डिंग ऐसा पता चला कि उसमें हॉस्पिटलिटी होने वाली है, मतलब कि उसमें रोगी आएंगे और डॉक्टर बैठेंगे, तो आप क्या उसको ताजमहल की तरह डिजाइन करोगे? नहीं ना, ऐसा नहीं करोगे। मतलब कि बिल्डिंग किस पर्पज से बनाया जा रहा है, बिल्डिंग का है ना ऑनगोइंग फंक्शन क्या होगा, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार के प्लानिंग करते हो। अगर हॉस्पिटल का फंक्शन होगा तो क्या करेंगे, उसमें डिफरेंट सिस्टम से, जैसे कि कहाँ कैसे कैसे बेड लगेगा उसके अनुसार से बनाएंगे उसको। अगर मान चलिए हॉस्पिटल की बात नहीं है और अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, रहने वाली बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें किसकी बात करेंगे? उसमें बात करेंगे कि कैसे हम लोग किचन दें, है ना, कैसे हम लोग सैनिटरी इंस्टॉलेशन का सिस्टम दें, इन सारी चीज़ों का प्लानिंग इसमें होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर बिल्डिंग का टाइप देख लिया जाए कि किस प्रकार की बिल्डिंग है, उसमें कैसा काम हो रहा है, इस बात से भी हमारा प्लानिंग प्रिंसिपल जो होता है इफेक्ट कर जाता है ना। तो पहली बात हुई। दूसरी बात, शेप एंड साइज ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का नाम सुने होंगे, खेत जिसको बोलते हैं हम लोग आपस में, फील्ड। जिस फील्ड पर आपको वर्क करना है, जिस फील्ड पर आपको प्लानिंग करना है, उसका शेप एंड साइज मैटर करता है। जैसे मान चलो कोई बिल्डिंग का शेप ऐसा है, कोई ये जो है प्लॉट है उसका शेप ऐसा है, ठीक है। अब इसमें आप स्क्वायर बिल्डिंग बनाओगे तो चलेगा, है ना, क्योंकि माना जाता है कि स्क्वायर बिल्डिंग जो होता है कम्पैक्ट होता है। बाद में चर्चा करेंगे कि कम्पैक्टनेस का मतलब क्या होता है बिल्डिंग में। फिलहाल अगर स्क्वायर बिल्डिंग बना दोगे तो चलेगा, है ना। अगर मान चलो कि ये मेरा स्क्वायर प्लॉट था, अब इसमें हम बनाएंगे ट्रेंगुलर बिल्डिंग, है ना। तो मोर एंड मोर ओवर देखा जाए तो ट्रेंगुलर बिल्डिंग, स्क्वायर बिल्डिंग, ये सब चीज़ बनाया जा सकता है, लेकिन उसका जो सुटेबिलिटी है वो अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार की सुटेबिलिटी अच्छी होती है। इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग CBRI का सजेशंस पढ़ेंगे, है ना। मतलब सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का अगर हम लोग सजेशन पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें साफ साफ बताया जाएगा कि किस प्रकार की बिल्डिंग का निर्माण किस प्रकार के शेप एंड साइज के प्लॉट पर करना है ना। ये तो पहली बात होगी। और इन सारी चीज़ों के लिए बिल्डिंग बायोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, शेप एंड साइज ऑफ द प्लॉट क्या बताएगा कि किस प्रकार का बिल्डिंग का शेप होना चाहिए। जैसे मान चलो किसी का प्लॉट ऐसा है ना, किसी का प्लॉट ऐसा है तो क्या है, वो इसमें रेक्टेंगुलर बिल्डिंग बना देगा ऐसे वाला? नहीं बनाएगा। मतलब कि वो अपने सुटेबिलिटी के आधार पर क्या करना चाहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने प्लॉट का यूज़ करना चाहेगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लॉट यूज करने के लिए क्या होना चाहिए, वो क्या होगा, ये जिस प्रकार का प्लॉट है उस प्रकार से कुछ ना कुछ बिल्डिंग का अरेंजमेंट करेगा, है ना। दैट इज वाई जो शेप एंड साइज ऑफ द प्लॉट होगा वो बिल्डिंग के प्लानिंग को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट बात आती है टोपोग्राफी की। स्टूडेंट्स, जहाँ तक टोपोग्राफी की बात है तो टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से देखो, जैसे मान चलो अभी मैं दरभंगा शहर में हूँ और दरभंगा शहर के ऊपर एक प्लेन ले आता हूँ, हेलीकॉप्टर ले आता हूँ और उस ऊपर से दरभंगा शहर को देखूंगा। तो ऊपर से दरभंगा शहर को देखूंगा तो कैसा लगना चाहिए, देखिए कैसा जो भी मेरा फिगर आएगा उसको बोलते हैं हम लोग टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। मतलब कि टोपोग्राफी वो चीज़ होती है जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एरिया को, है ना, एयर में से देखते हैं, एयर से देखते हैं, है ना, अंतरिक्ष से देखेंगे, आकाश से देखेंगे, हेलीकॉप्टर पर चढ़ कर देखेंगे, तो इस प्रकार के जो एरिया का, है ना, व्यू दिखेगा वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका तो ये जो बिल्डिंग का प्लानिंग है वो कैसा है ना। नेक्स्ट बात आती है बिल्डिंग बायलॉज। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्डिंग बायलॉज जो होती है वो एक प्रकार का क्या है ना, सेट ऑफ थॉट्स बनाया गया है बिल्डिंग बायलॉज का, कि अगर आप रोड से के साइड में बिल्डिंग बना रहे हैं तो इतना डिस्टेंस लेकर आपको सेटबैक लेना पड़ेगा, है ना। तो ये बिल्डिंग बायलॉज का हम मॉड्यूल नंबर 2 में एक अलग से ही सब मॉड्यूल बनाए हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। दैट इज वाई ये बिल्डिंग बायलॉज की चर्चा और बेहतर से हम लोग किस में करेंगे, इस मॉड्यूल नंबर 2 का जो सब मॉड्यूल होगा उसमें एक बिल्डिंग बायलॉज का भी हमने ऑप्शन बनाया है ना, तो उसमें चलेंगे। उसमें मैंने 3 ऑप्शन बनाया था। क्या एक बनाया था
बिल्डिंग वेरियस ये बनाया था कि बिल्डिंग प्लानिंग कैसे करेंगे, दूसरा बनाया था बिल्डिंग बायलॉज, और तीसरा बनाया था द वास्तुशास्त्र, है ना। तो उन तीनों हेडिंग में एक हेडिंग ये भी है बिल्डिंग बायलॉज का, तो उसमें ज़्यादा क्लियर में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल ये बात जान लीजिए कि आप जिस एरिया में बिल्डिंग बना रहे हो उस एरिया में बिल्डिंग बनाने के कुछ न कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ न कुछ पैमाने होते हैं जो कि सरकार द्वारा फिक्स किया जाता है। और वही जो तौर तरीका होता है और पैमाना होता है जो सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है, उसी को बोलते हैं बिल्डिंग बायलॉज, है ना। और डिफरेंट एरिया में बिल्डिंग बायलॉज की जो सिस्टम होती है वो चेंज करती जाती है ना। जैसे कि मैं दरभंगा शहर में हूँ और यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि 3 मंजिल से ज़्यादा बिल्डिंग बनाने के बाद क्या होगा, सरकार से हमको परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। और ये आप जान लीजिए कि अगर 3 मंजिल से ज़्यादा ऊंचा बिल्डिंग बनाएंगे तो सरकार से हमको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसी क्या ज़रूरत है कि सरकार से परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई, तो ये ज़रूरत है क्योंकि सरकार का बिल्डिंग बायलॉज कहता है कि ये फलाने नाम के जो एरिया है उसमें इतना से ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए, और अगर आप कोई चीज़ ऐसा कर रहे हैं तो पहले सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर देती है तो कीजिए, नहीं दे देती है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इंस्टीट्यूशन इसको लीड करता है कि किसको रिस्ट्रिक्ट करना है, किसका पैमाना क्या होना चाहिए, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, बिल्डिंग बायलॉज होता है। उसको आने वाले चीज़ों में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, इससे संबंधित। स्टूडेंट्स ये तो रहा प्लानिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने जाना कि प्लानिंग प्रिंसिपल जो होता है वो है क्या चीज़, ये सब चीज़ है स्टूडेंट्स। लेकिन जो प्लानिंग की बात आती है कि प्लानिंग कैसे की जाती है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ है ना कंडीशन जनरेट होता है। जैसे मान चलो हम लोग क्या किए पढ़ लिए, है ना, क्या कि हम लोग खूब पढ़ लिए कि बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए, स्क्वायर साइज का होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्डिंग में इतना मटेरियल पड़ना चाहिए, इतना मटेरियल पड़ना चाहिए। लेकिन जो मेरा पार्टी है, जो आप तो इंजीनियर होंगे ना, तो आपका जो पार्टी होगा उसके पास पैसे नहीं रहेगा, है ना। वो कहेगा कि सर आई हैव दैट अमाउंट ऑफ, आई हैव 2 लाख रुपीज़ एंड आई वांट टू क्रिएट सच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें 2 रूम हो, 2 BHK फ्लैट हो, 3 BHK फ्लैट हो। स्टूडेंट्स 2 BHK फ्लैट से परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। 2 BHK अगर लिखा हुआ है या फिर 3 BHK लिखा हुआ है तो परेशान नहीं होना है। जैसे इसका मतलब होता है 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। एक फ्लैट का नाम है, डिजाइनिंग है क्या, 2 BHK फ्लैट। और उसके बाद अगर मान लीजिए 3 BHK कहेंगे तो 3 बेडरूम होगा, 1 हॉल होगा, 1 किचन होगा। तो इस प्रकार से ये प्लानिंग है। अगर इस प्रकार की वर्ड यूज़ किया जाता है तो आप लोग परेशान ना हो, है ना। इसका मतलब होता है 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, ऐसा सिस्टम को हम लोग है ना जानते हैं, ठीक। तो मान के हम अभी चर्चा कर रहे थे क्या कि प्लानिंग हम लोग पढ़ लिए हैं और क्या करेंगे कि पार्टी को देखेंगे, पार्टी मैंने कहा कि 2 लाख रुपया है और इसमें आपकी क्या कीजिए, बिल्डिंग बना दीजिए, है ना, और इतना चीज़ चाहिए। और एक ऐसा पार्टी भी मिलेगा कहेगा कि आप जितना खर्चा कर सके उतना खर्चा कीजिए, लेकिन बिल्डिंग ही तो इसी टाइप का बनना चाहिए, बिल्डिंग तो ताजमहल जैसा ही होना चाहिए। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 केसेस से राइज हो रहे हैं, है ना। एक ऐसा केस है जिसमें फंड लिमिटेड है, मतलब कि पैसा लिमिटेड है, और एक ऐसा केस है जिसमें फंड अनलिमिटेड है, मतलब कि पैसा अनलिमिटेड है। तो आप स्टूडेंट्स आपको पता होगा, आप जानते हो कि सरकारी जो चीज़ें होती है, जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें होती है, उसमें पैसा अनलिमिटेड होता है। वैसे भी गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है कि वो अनलिमिटेड फंड दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंड लिमिटेड भी होता है गवर्नमेंट का, है ना। तो ज़्यादातर फंड जो गवर्नमेंट का होता है अनलिमिटेड होता है, जिसमें काम करवाया जाता है। लेकिन फिलहाल अगर हम चर्चा करें तो 2 टाइप का केस आएगा, एक लिमिटेड केस आया और एक अनलिमिटेड का केस आया, है ना। तो जो लिमिटेड फंड होगा उसके आधार पर हम लोग प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार से उसमें सेटिंग हो रहा है ना। और अनलिमिटेड फंड होगा उसमें उसके आधार पर प्लानिंग करेंगे। तो समझ में आ गया, 2 केसेस अराइज हो रही हैं, है ना। और 2 केसेस अराइज होने के बाद इन दोनों केसेस को कंसीडर करते हुए हमको बिल्डिंग के प्लानिंग को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जब आप बिल्डिंग का प्लानिंग करोगे तो यहाँ पर इस 2 केस, एक फंड जो होगा, है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें, ठीक है, इरेज कर दें, है ना। इरेज करने के बाद देखिए स्टूडेंट्स
इस बिल्डिंग बाय लॉज के जस्ट बाद आप लोग लिखिएगा क्या है, देयर मे बी 2 केसेस while planning a building। पहला केस जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, पहला केस जो होगा वो क्या होगा, फंड इज लिमिटेड, और दूसरा केस जो होगा फंड इज अनलिमिटेड। तो इस दोनों केस को आप लोग फॉलो कीजिएगा। मतलब कि फंड इज लिमिटेड जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा जिसका ऑनर प्राइवेट होगा, वो तो क्या कहेगा मेरे पास इतना ही पैसा है। जो सरकारी चीज़ें होती है उसमें पैसा की कमी नहीं होती है ना, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि सरकार पैसा दे रही है या फिर नहीं दे रही है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों ने चर्चा क्या किया कि फंड 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक लिमिटेड फंड होंगे और एक अनलिमिटेड फंड होंगे, जिसके बारे में हमको चीज़ को डिजाइन करना है। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स, प्लानिंग तो हम लोग कर लिए, अब बात ये आती है कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कैसा हो, है ना। मतलब कि बिल्डिंग किस प्रकार से, है ना, सेट किया जाना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ, विथ रिस्पेक्ट टू सन, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो डायरेक्शन ऑफ वाइंड। इन सारे चीज़ों के डायरेक्शन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग का एक है ना डायरेक्शन फिक्स करते हैं, और यही डायरेक्शन फिक्स करना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग कहलाता है। मतलब ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग कहने का मतलब ये हुआ प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू सन, वाइंड एंड रेन विच इनेबल्स द पीपल टू एंजॉय द डिजायरेबल फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर या फिर डिजायरेबल फीचर्स ऑफ द नेचर। मतलब कि जो ओरिएंटेशन होगा वो कह रहा है कि बिल्डिंग का जो आप मान लो स्क्वायर ये रेक्टेंगुलर बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए ये मेरा सन है ना, ये मेरा क्या है सन है, और हमको किसी प्रकार की रेक्टेंगुलर बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, और सन से इस प्रकार की लाइटें आ रही है, ठीक। तो अगर हमको रेक्टेंगुलर बिल्डिंग बनाना है तो हम हमेशा चाहेंगे कि बिल्डिंग कुछ इस प्रकार का हो। मतलब स्टूडेंट्स देखिए लाइट जो आ रही है ये बिल्डिंग के इस फेस को लगेगी और इस फेस को लगेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि सन के लाइट के रिस्पेक्ट में हम इस अरेंजमेंट को दर्शाए हैं, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। और मान लीजिए स्टूडेंट्स इसमें क्या करता है कि ऐसा अरेंजमेंट नहीं करके कोई स्टूडेंट्स ऐसा अरेंजमेंट कर देता है, तो क्या होगा उसके साथ, उसके इस फेस पर लाइट जाएगा और इस फेस पर लाइट जाएगा। मतलब कि उसके साथ ये होगा कि प्लानिंग जो किया गया रहा उसका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा क्यों नहीं रहेगा स्टूडेंट, तो इस बात को थोड़ा सा चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो मेरा सनलाइट होता है उसमें बहुत प्रकार की नेचर होती है ना, उसका जो रेडिएशन होता है बहुत मायनों में फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए, है ना। इसीलिए किसी बिल्डिंग में अगर सनलाइट आ रही है तो वो बिल्डिंग अच्छी मानी जाती है। मतलब कि सनलाइट का जो रेडिएशन होता है उसका इम्पैक्ट बिल्डिंग के इंटरनल पार्ट्स में भी होना चाहिए, तभी जाके उसमें रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे, सुख सुविधा से रह सकेंगे। तो उसको बोलते हैं क्या कि मेरा सनलाइट के रिस्पेक्ट में बिल्डिंग का ओरिएंटेशन ठीक है, ठीक है। आप और भी थोड़ा सा चीज़ जानते होंगे क्या कि अगर कोई बिल्डिंग है तो उसमें उस बिल्डिंग में हवाएं कैसी आ रही है, उस बात पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आप कहते हैं ना कि है ना शर्मा जी का जो बिल्डिंग है या फिर वर्मा जी का जो बिल्डिंग है बहुत हवादार है, तो वो वर्मा जी का और शर्मा जी का जो बिल्डिंग हवादार क्यों है, क्योंकि वर्मा जी और शर्मा जी का बिल्डिंग है उसमें क्या उसका जो वाइंड के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन है, उसका जो वाइंड के रिस्पेक्ट में घुमाव है उस बिल्डिंग का, वो क्या है, अच्छा है। दैट इज वाई शर्मा जी और वर्मा जी के बिल्डिंग में क्या आ रहा है, लाइट आ रही है, हवाएं चल रही है। और ऐसा जब कंडीशन बन जाएगा कि बिल्डिंग में हवाएं अच्छा आएंगी, लाइट अच्छा आएंगी, सनलाइट, तो जल्दी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी किसी को। मतलब कि कहीं ना कहीं हेल्थ पर्पज़ के लिए सनलाइट का बिल्डिंग में होना, वाइंड का बिल्डिंग में होना बहुत ज़रूरी है। वाइंड मतलब कि हवाओं का बिल्डिंग में होना बहुत ज़रूरी है ना।
तो इन सारे रिस्पेक्ट में जो बिल्डिंग का हम क्या करते हैं, मूवमेंट फिक्स करते हैं, बिल्डिंग का जो बिल्डिंग का जो शेप एंड साइज को फिक्स करते हैं कि इसका शेप ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जो भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रकार के प्रोसेस को कहेंगे ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग जो होता है टेम्परेचर, वाइंड और ह्यूमिडिटी से प्रभावित होता है। थोड़ा सी चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, वाइंड और ह्यूमिडिटी, इससे प्रभावित होता है ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि जो टेम्परेचर है, और मान लीजिए कोई बिल्डिंग ऐसा है जो कि बहुत गर्म रीजन में है, जैसे तमिलनाडु या फिर है ना चेन्नई की बात कर ले, जहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और उससे भी बात नहीं करना है ना, तो चले जाइए वेस्ट इंडीज़। वहाँ के सभी लोग काले होते हैं। काले क्यों होते हैं? तो वहाँ पर ज़्यादा हीट पड़ती है। तो वेस्ट इंडीज़ का जो लोग होता है या फिर तमिलनाडु का जो लोग होगा, उसको बहुत सारे मतलब कि है ना टेम्परेचर को आपको फेस करना पड़ता है। तो तमिलनाडु में जो बिल्डिंग बनाया जाएगा, उसका जो ओरिएंटेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू सन, वो क्या होगा, ऐसा होगा कि उस बिल्डिंग में कम से कम सन का रेडिएशन आ सके, कम से कम सूरज का प्रभाव आ सके, वो जो बिल्डिंग तमिलनाडु में बना होगा उसका। और वही बात मान लिया जाए कि जो कोई बिल्डिंग अगर जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, तो वहाँ के लोग हमेशा चाहेगा कि ओह काश हमको धूप लगता, काश हमको सनलाइट लगता, ऐसा सोचेगा लोग। मतलब कि जम्मू कश्मीर में जो लगाया जाने वाला जो बिल्डिंग होगा, बनाया जाने वाला जो बिल्डिंग होगा, उसका ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर बहुत डाउन है एज कम्पेयर टू तमिलनाडु। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु जो टेम्परेचर सिस्टम है वो ज़्यादा है या फिर कम है, इस बात पर भी क्या होता है, बिल्डिंग का ओरिएंटेशन प्रभावित होता है। ठीक है, बिल्डिंग का घुमाव प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स वाइंड की। तो आप जानते हैं कि वाइंड क्या होता है, हवा को वाइंड कहते हैं। बिल्डिंग में जितना अच्छा वाइंड आएगा, जिस प्रकार के जिस डायरेक्शन से वाइंड चल रहा होगा, मान चलिए कोई ऐसा ऐसा दरभंगा है, इसमें ज़्यादातर क्या होती है, पूर्व से हवा चलती है, पूरब से, है ना, ज़्यादातर ईस्ट से हवा चलती है, ईस्ट से हवा चलती है वेस्ट की तरफ। तो लोग ज़्यादा क्या कहते हैं, इसकी तरफ बिल्डिंग का जो मुखरा होता है वो रखते हैं, बिल्डिंग का जो गेट होता है वो रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि वाइंड किस डायरेक्शन में चल रही है, उसके आधार पर भी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन फिक्स किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी की बात आती है स्टूडेंट्स, आपने आज तक बहुत चीज़ पढ़ रखा है, उसमें एक ह्यूमिडिटी भी पढ़ा होगा। मतलब जो वातावरण में नमी होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं? आर्द्रता। थोड़ा सा हिंदी अगर इसका लिखे तो क्या लिख सकते हैं ह्यूमिडिटी का हिंदी? आर्द्रता। तो आर्द्रता जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वायु में, यानी कि जो हवा होती है उसमें जो सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स होते हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसका आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। इसलिए कोई भी बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन होगा वो क्या करेगा, ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आर्द्रता पर भी डिपेंड करेगा। और वो कैसे करेगा, और मान के चलो कोई ऐसा जगह है जहाँ पर मतलब कि जो क्या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो क्या होगा, वहाँ का जो स्ट्रक्चर होगा उसका प्लानिंग हम लोग, उसका जो ओरिएंटेशन हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि उस आर्द्रता से कम जूझना पड़े, है ना। तो इस प्रकार से ये जो बिल्डिंग प्लानिंग अरेंजमेंट सिस्टम है और या फिर वेरियस प्लानिंग सिस्टम है, उस बात का अंत होता है। और इसी सारे बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग का प्लान बनाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक मन में रखने वाली चीज़ें हैं, आपको इसको ड्राइंग शीट पर नहीं उतारने की जरूरत पड़ेगी, है ना। दैट इज वाई अगर आपको इस सारी चीज़ का बेसिक अच्छा नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जितने भी है, जैसे कि रैबिट है, जैसे कि कैड है, उसके साथ अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। आप अपने आर्किटेक्चर लाइफ में, अपने सिविल इंजीनियरिंग की लाइफ में निखार ला सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है बिल्डिंग ड्राइंग का, उस बिल्डिंग ड्राइंग के सिस्टम में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना। आप किसी भी ड्राइंग आर्किटेक्चर से पूछ लो सर क्या क्या चीज़ें जो कि आपको आप लोग फॉलो करते हैं, उसका एक ही कहना होगा, हम लोग फॉलो करते हैं वास्तुशास्त्र और बिल्डिंग बायलॉज। तो सब बिल्डिंग बायलॉज अभी वास्तुशास्त्र जो भी चीज़ें हैं वो इसी चीज़ पर आधारित है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं।
कि इसको हम लोग रखेंगे याद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे किसके, बिल्डिंग बाय लॉज के बारे में, है ना। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग बाय लॉज के बाद वास्तुशास्त्र के बारे में, उसके वास्तुशास्त्र के कुछ कुछ डिफिशियंसी है उसको जानेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपना जो ड्राइंग का बेसिक सिस्टम है उस पर आ जाएंगे। हाँ, तो बने रहिए, धन्यवाद।